प्रिय विद्यार्थियों, मिसलेनियस लर्निंग चैनल पर एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। पिछले वीडियो में हम लोग विद्युत द्विध्रुव के अक्षीय स्थिति में विद्युत क्षेत्र का व्यंजक निकाले थे। आज के वीडियो में हम लोग निरक्षीय स्थिति में विद्युत क्षेत्र तीव्रता का व्यंजक प्राप्त करेंगे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। विद्युत द्विध्रुव के निरक्षीय स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट इक्वेटोरियल पोजीशन ऑफ इलेक्ट्रिक डायपोल। सबसे पहले एक इलेक्ट्रिक डायपोल बनाते हैं। तो ये माइनस क्यू है और ये प्लस क्यू है। ये इस डायपोल का केंद्र है O और इस डायपोल के आवेशों के बीच की दूरी 2a है। तो ये दूरी हो जाएगा a और ये दूरी भी हो जाएगा a। निरक्षीय स्थिति का यहाँ मतलब ये है कि एक रेखा ऐसा खींचिए जो माइनस क्यू और प्लस क्यू आवेश को मिलाने वाली रेखा की लंबवत है। तो कुछ इस तरह से एक रेखा बनाइए। तो ये डायपोल के इस बिंदु से जा रही एक रेखा है जो इस रेखा पर लंब है। तो ये 90 डिग्री है। इस बिंदु को A मान लिया जाए और इस बिंदु को B मान लिया जाए। डायपोल के केंद्र से निरक्षीय स्थिति में R दूरी पर बिंदु P है। ये बिंदु P है जहाँ पर हमको विद्युत क्षेत्र तीव्रता का मान ज्ञात करना है। तो इसके लिए हम यहाँ पे एक +1 आवेश रख देंगे और इस पर माइनस क्यू आवेश के कारण और प्लस क्यू आवेश के कारण जो फील्ड होगा उसको सदिश रूप में जोड़ देंगे। तो वही द्विध्रुव के कारण इस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी। सबसे पहले A को P से मिला दीजिए। तो ये हो जाएगा इस तरह से। इसको मिला दीजिए P को B से। तो ये इस तरह से हो जाएगा PB। अब ये A है और ये R है। तो ये समकोण त्रिभुज है, इसलिए ये हो जाएगा √R² प्लस A²। ये भी हो जाएगा √R² प्लस A²। अब इन दोनों आवेश के कारण बिंदु P पर फील्ड निकालना है। तो सबसे पहले माइनस क्यू आवेश के कारण निकालते हैं। ये माइनस क्यू इसे आकर्षित करेगा तो इस फील्ड की दिशा इधर होगी और ये प्लस क्यू इसे प्रतिकर्षित करेगा तो इस फील्ड की दिशा इधर होगी। अब एक रेखा खींचिए जो AB के समांतर हो ताकि हम XY अक्ष बना सके वहाँ। तो ये एक रेखा बनाइए जो बिंदु P से गुजरता हो तथा इसके एक लंबवत रेखा बनाइए। ये यहाँ पे +1 आवेश रखा है। तो इसको थोड़ा देर के लिए X एक्सिस, इसको Y एक्सिस मान लीजिए। अब यहाँ माइनस क्यू के कारण जो फील्ड है इसको E1 मानते हैं तथा प्लस क्यू के कारण जो फील्ड है इसको E2 मानते हैं। ये डायपोल मान लेते हैं कि रेखा PA से ये थीटा कोण बना रहा है। तो ये भी थीटा कोण ही होगा क्योंकि सेम है, R सेम है, A सेम है, ये और ये दूरी भी सेम है। अब यहाँ पे अगर ये कोण थीटा है तो ये कोण भी थीटा होगा क्योंकि एकांतर कोण से ये। यहाँ अगर ये थीटा है तो ये भी थीटा होगा संगत कोण से। तो सबसे पहले अब जितना माने हैं वो लिख देते हैं। माना एक विद्युत द्विध्रुव जिसमें आवेशों के बीच की दूरी 2a तथा आवेश का परिमाण Q है। विद्युत द्विध्रुव
के निरक्षीय स्थिति में द्विध्रुव के केंद्र से r दूरी पर एक बिंदु P है जिस पर विद्युत क्षेत्र तीव्रता ज्ञात करनी है। ये इतना माने हुए हैं। अब अगर E1 और E2 को सदिश रूप में जोड़ दिया जाए तो इन दोनों का परिणामी ही बिंदु P पर विद्युत द्विध्रुव का परिणामी तीव्रता होगा। इसके लिए हमको कंपोनेंट की ज़रूरत पड़ेगी। तो सबसे पहले थोड़ा ये समझ लेते हैं कि घटक क्या होता है। मान लीजिए ये x अक्ष है, ये y अक्ष है। ये 11th का कंसेप्ट है, 11th के फिजिक्स में है। अगर आप नहीं समझेंगे तो फिर यहाँ समझ नहीं सकेंगे। ये एक वेक्टर है p वेक्टर जो x अक्ष के साथ थीटा कोण बना रहा है। तो इसका x घटक होता है, ये होगा x घटक को px से तथा y घटक को py से सूचित करते हैं और इसका px घटक लिखते हैं p cos थीटा और y घटक लिखते हैं p sin थीटा। इस तरह से, या यूँ कहें कि जिधर थीटा बना रहता है ना जिस अक्ष की ओर, उधर कॉस लगा देते हैं और जिधर थीटा नहीं रहता है उधर साइन लगा देते हैं। इसको एक दूसरे उदाहरण से ऐसे समझिए, ये है डी वेक्टर, ये x है, ये x डैश है, ये y है, ये y डैश है। अगर हमको ये दे दिया जाए कि ये थीटा कोण है तो हमको x डैश के दिशा में जिसका घटक होगा तो यहाँ लिखेंगे dx, इधर होगा dy y दिशा में, तो dx इज इक्वल टू होगा d cos थीटा। dx की दिशा से थीटा कोण बना रहा है इसलिए, और dy होगा d sin थीटा। अगर इसी में f वेक्टर होता और ये कोण थीटा बनाता इधर से, तो अब की बार देखिए कि y के साथ थीटा बना रहा है, तो अब की बार cos आएगा y घटक में। तो यहाँ लिखेंगे क्या, fx इज इक्वल टू लिखेंगे, क्योंकि इधर से कोण नहीं बना रहा है तो इधर लिखना है f sin थीटा, और fy में कोण बना रहा है तो ये लिखना है f cos थीटा। ये समझ में आ गया होगा, ये समझ में आ गया होगा। अब हम फिर एक बार यहाँ आते हैं। अब देखिए हमको E2 का कंपोनेंट तोड़ना है x की दिशा में, इधर x डैश है और इधर y है, इधर y डैश है। तो E2 का कंपोनेंट तोड़ना है x y की दिशा में और E1 का कंपोनेंट तोड़ना है x y की दिशा में। यहाँ एक बार फिर से बना देते हैं। ये बिंदु P है जहाँ पे +1 आवेश रखा है, इधर हमारा है E1 और इधर हमारा है E2। तो इधर ये माइनस क्यू के कारण था और ये जो है ये प्लस क्यू के कारण है। ये दूरी पता है √r² + a² है। तो माइनस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र तीव्रता E इज इक्वल टू होगा k q, यहाँ +1 है वो नहीं रखेंगे, KQ/r², r के बदले है √r² + a² का स्क्वायर। तो ये हो जाएगा KQ/r² + a² E इज इक्वल टू, और इसकी दिशा होगी, इसको A माने थे वहाँ पे, ये B बिंदु था और ये P था, तो ये हो जाएगा इसकी दिशा PA की ओर। प्लस Q आवेश के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र तीव्रता, ये E1 माने हुए हैं, ये E1 यहाँ हो जाएगा E2। तो ये भी होगा KQ/√r² + a² का स्क्वायर इक्वल टू
के क्यू बाय आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, स्क्वायर करेंगे रूट हट जाएगा। तो यहाँ हम क्या देख रहे हैं कि ये E1 है और ये E2 है। E1 और E2 का परिमाण बराबर है, सिर्फ दिशा में अंतर है। E1 की दिशा इधर है और E2 की दिशा उधर है, BP की दिशा में। ये जो दिशा है BP की ओर है, BP इधर है, इसकी ओर है। तो यहाँ हम ये कह सकते हैं कि E1 इक्वल टू E2 इक्वल टू के क्यू बाय आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, और इसको E मान ले रहे हैं। अब बिंदु P पर हमको एक फील्ड इधर है और एक फील्ड इधर है। ये हमारा x अक्ष है, ये x डैश है, ये y अक्ष है और ये y डैश है। ये कोण भी थीटा है, ये कोण भी थीटा है। ये पिछले फिगर में ऐसा ही है, देख लीजिए इस तरह से। ये थीटा कोण बना रहा है, ये भी थीटा कोण बना रहा है, ये x है, ये y है। अब हमको ये जो E1 है और ये E2 है, इसके घटक तोड़ने हैं। E2 का जो y दिशा में घटक होगा ये इधर हो जाएगा और ये होगा E2 साइन थीटा, और x दिशा में जो घटक होगा वो होगा इधर और ये होगा E2 कॉस थीटा। E1 का जो x दिशा में घटक होगा इधर होगा और ये हो जाएगा, ये थीटा कोण बना रहा है x के साथ, तो ये होगा E1 कॉस थीटा, और E1 का जो y दिशा में घटक होगा इधर हो जाएगा और ये होगा E1 साइन थीटा। अब यहाँ देखिए कि E2 साइन थीटा और E1 साइन थीटा, क्योंकि E1 और E2 बराबर है तो ये साइन थीटा है, इसलिए ये दोनों घटक एक दूसरे के विपरीत हो गया। यहाँ फिर से एक फिगर बना दे रहे हैं हम। अब बिंदु P पर जो है 4 फील्ड काम कर रहे हैं। इधर है y की तरफ है E2 साइन थीटा, नीचे y की तरफ है E1 साइन थीटा, और इधर की तरफ है, 2 हैं इधर की तरफ, और ये है E2 कॉस थीटा और ये है E1 कॉस थीटा। चूँकि E1 बराबर E2 है ना, इसलिए ये ऊपर जो कंपोनेंट है और नीचे जो कंपोनेंट है ये तो कैंसिल हो जाएगा, इसलिए रिजल्टेंट हमारा इस दिशा में मिलेगा, और ये दोनों कंपोनेंट को जोड़ देने पर परिणामी रिजल्टेंट मिलेगा। तो हम लिख सकते हैं क्या, बिंदु P पर परिणामी तीव्रता E इज इक्वल टू E डैश मान लेते हैं, E मान चुके हैं पहले से, E डैश इज इक्वल टू E1 कॉस थीटा प्लस E2 कॉस थीटा। यहाँ लिख लीजिए कि साइन थीटा वाले घटक एक दूसरे के विपरीत हैं। ये देख लीजिए, ये ऊपर है और ये नीचे है, इसलिए एक दूसरे के विपरीत है, तथा परिमाण में समान है, इसलिए इनका योगफल शून्य होगा। योग शून्य होगा। तो यहाँ हो जाएगा E1 और E2 के बदले E मान चुके हैं, तो यहाँ लिख देंगे E कॉस थीटा प्लस E कॉस थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा 2E कॉस थीटा। ये हमारा E डैश का मान निकलेगा। अब हमको E पहले से निकाल के रखें, लेकिन कॉस थीटा निकालना पड़ेगा। तो यहाँ देख लेते हैं एक बार, यहाँ कॉस थीटा इज इक्वल टू लिख सकते हैं, देखिए त्रिभुज
त्रिभुज OAP में cos थीटा इज इक्वल लिख सकते हैं आधार बटे कर्ण। तो ये आधार है a या कर्ण है अंडर रूट R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर। तो यही रख देंगे cos थीटा वहाँ। तो E डैश इज इक्वल टू हो जाएगा 2E और cos थीटा 2E का मान रख दीजिए KQ बाय R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर इंटू cos थीटा का मान है A बाय अंडर रूट R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर। इसी को आगे बढ़ा के लिख लीजिए। तो K को यहीं रहने दीजिए, Q गुना 2A कर दीजिए इसको बाय, ये देखिए एक पावर है और रूट का मतलब होता है हाफ पावर। तो ये हो जाएगा R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर पे पावर 3/2। यहाँ इसको समझ लीजिए कि अगर x रहे और अंडर रूट x रहे तो इसको ऐसे लिख सकते हैं x का पावर 1 इंटू इसको लिख सकते हैं x का पावर 1/2। तो ये हो जाएगा x का पावर 1 प्लस 1/2। तो ये हो जाएगा x का पावर 3/2। यही लिख दिए हैं यहाँ पे। अब ये भी बताए थे कि q गुना 2a ये तो p के बराबर होता है, तो इसलिए यहाँ हो जाएगा kp बाय R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर पे पावर 3/2। हम डायपोल में जानते हैं कि डायपोल आघूर्ण द्विध्रुव आघूर्ण जो P बराबर होता है Q गुना 2a होता है। तो E इज इक्वल टू हो जाएगा KP बाय R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर पे पावर 3/2। ये हो जाएगा E डैश का मान, नेट फील्ड E का मान ये हो जाएगा। यदि R बहुत बड़ा हो A की तुलना में, अर्थात ये कहें कि डायपोल बहुत छोटा हो, तो A स्क्वायर की उपेक्षा की जा सकती है, ख़त्म किया जा सकता है। पिछले वीडियो में ये समझा चुके हैं। इसीलिए R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर को लगभग में हम R स्क्वायर लिख सकते हैं। तो R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर पर पावर 3/2 को यह लिख सकते हैं R स्क्वायर पे पावर 3/2। ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा R3। इसलिए E डैश इज इक्वल टू हो जाएगा KP बाय R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर पे पावर 3/2 है। इसके लिए इसको ऐसे रख दीजिए। अगर डायपोल बहुत छोटा हो तो ये कह सकते हैं इसके बदले। तो ये हो जाएगा KP बाय RQ। ये हो जाएगा हमारा E डैश। तो ये E डैश का फाइनल व्यंजक हुआ जब डायपोल बहुत छोटा हो। और ये है, इसमें ये नहीं माने हैं कि डायपोल बहुत छोटा हो। तो दोनों स्थिति आपको याद रखना है। अब अगर हम सदिश रूप लिखें तो एक बार फिर से उस फिगर की तरफ चलते हैं। यहाँ देखिए हमारा नेट फील्ड इधर आया है और हमारा डायपोल मोमेंट जो है -q से +q की ओर होता है, तो ये इधर है। तो हम ये कह सकते हैं कि अब की बार जो है डायपोल मोमेंट द्विध्रुव आघूर्ण नेट फील्ड के उल्टा है, इसलिए अब की बार माइनस साइन लगाएंगे। तो सदिश रूप में अगर ये -q है, ये +q है, डायपोल मोमेंट इधर है, तो इसके कारण इस बिंदु पर फील्ड इधर आता है, E डैश इधर आया है। इसलिए सदिश रूप में हम लिख सकते हैं E डैश वेक्टर इज इक्वल टू लिख सकते हैं -KP वेक्टर बाय RQ। तो ये सदिश रूप हुआ। माइनस ये बता रहा है कि P और E उल्टा है। तो हम ये कह सकते हैं कि विद्युत द्विध्रुव के निरक्षीय स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता द्विध्रुव आघूर्ण के विपरीत दिशा में होती है। ये याद रखना है। तो आज की वीडियो में इतना ही। विशेष चर्चा अगले वीडियो में करेंगे।
धन्यवाद।